अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी भाई। आज ना एक बड़े तगड़े और बड़े डिमांडिंग फ़ोन को मैं रिव्यू करने वाला हूँ। मार्केट में बड़ा हॉट ट्रेंडिंग चल रहा है इस टाइम पे। देखें 40,000 रुपये के नीचे इसकी प्राइस है। 12 GB 256 GB रैम स्टोरेज कॉम्बिनेशन भी है और सबसे कम प्राइस में स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 ऑफर कर रहा है ये चिप्स, ये जो फ़ोन है। उसके अलावा अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, 1 इंच का कैमरा सेंसर भी है और डिवाइस है शार्प एक्वस R7। ये एक जैपनीज़ फ़ोन है। अब इस फ़ोन को काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैंने एक ऐसा ड्रॉबैक देखा है जो मेजॉरिटी यूज़र के लिए डील ब्रेकर हो सकता है। ठीक है, सस्ती प्राइस ज़रूर मिल रही है, ऑफिशियल PTA भी मिल रहा है, जो तगड़े फीचर है वो तो है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना फिर सब आपको क्लियर होगा। तो देखिए, मैंने इस रिव्यू को ना थोड़ा शॉर्ट और थोड़ा क्विक रखना है, टू द पॉइंट रखना है। बिल्ड क्वालिटी इस फ़ोन की काफ़ी नो डाउट बड़ी प्रीमियम है। मेटल फ्रेम है फ्लैट वाला और बैक इसकी जो है ग्लास है। हैंड फील ठीक है, थोड़ा सा वेट ज़रूर फील होता है लेकिन प्रीमियम वाली फील देता है। उसके अलावा गेमिंग वाली पॉइंट पे आ जाते हैं। गेमिंग के बारे में लोग पूछ रहे थे। अब ये जो चिपसेट है इसके अंदर जो फ़ोन है इसमें आता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1। अब जो 8 Gen 1 है, अगर आप ज़ाहिर है आपको पता है कि सॉलिड परफॉर्मेंस आपको देता है। एंतुतु पे भी बड़ा तगड़ा नंबर दिखाता है स्कोर्स का, उससे भी आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई मतलब फ़ोन तो बीस्ट है। गेमिंग मैंने करके देखी है इसके ऊपर हर तरह से। 60 FPS ये PUBG के ऊपर दिखाता है ग्राफिक। हालांकि ये चिपसेट का जो ग्राफिक सपोर्ट है ना वो और ऊपर 90 FPS 120 FPS होना चाहिए, लेकिन PUBG के ऊपर ज़रा थोड़ा सा ना लॉक कर देते हैं शार्प एक्वस की डिवाइसेस को। तो बहरहाल जो 60 FPS का सपोर्ट है, मैंने विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी खेली है, FPS मीटर भी चल रहा है, वो आप देख सकते हो। तो FPS बड़े मेनटेन रख के ही देता है। तो 2-4 मैच मैंने खेले TDM के, काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा था। जायरो भी हार्डवेयर वाला है, तो फ़ोन की जो मूवमेंट्स हैं, जो जो फायर कनेक्टिविटी है, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है गेम के अंदर वो काफ़ी बेटर है। क्लासिक मैच के ऊपर भी मूव किया तो मैंने कोई 1-1.5 घंटा गेमिंग की इसके ऊपर कंटिन्यूस बैठ के एक सेशन में, और फिर मैंने थोड़ा सी गैप के बाद दोबारा इसके ऊपर गेमिंग की। तो मुझे तो PUBG का नोटिफिकेशन आने लग पड़ा था, बेटा बस कर दे उनकी करंडे हैं नहीं देर दा। तो ओवरऑल ये है कि FPS जो 60 FPS है वो मेंटेन कर लेता है। इवन विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी जो FPS है वो स्टेबल रहते हैं इसके, और परफॉर्मेंस PUBG भी अच्छी है। फिर उसके बाद मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी खेली है। कॉल ऑफ ड्यूटी पे ये 120 FPS को सपोर्ट करता है। ग्राफिक्स आप देख सकते हो। मैं मेरे ख्याल से हाई विद अल्ट्रा मैंने खेला है, तो 120 FPS वाली। तो विदाउट अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग खेलता हूँ तो 120 FPS का गेम प्ले एक अच्छा गेम प्ले देता है। उसके अलावा अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके खेलता हूँ तो इसके जो FPS है ना, थोड़ी देर बाद जैसे ही फ़ोन थोड़ा सा वार्म होता है ना, तो वो 100-110 से आ जाते हैं सिर्फ 70-75-85 के आसपास ना, वो कहीं पे फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि ये भी FPS डिसेंट है तो गेम प्ले आपको ना मतलब जिटर करता हुआ या इस तरह करता हुआ फील नहीं होता। तो गेमिंग परफॉर्मेंस वाली साइड पे इस फ़ोन को मैंने देखा है, इसका जो पोटेंशियल है गेमिंग वाली साइड पे ठीक है, वहाँ पे मुझे इश्यूज़ नहीं लगे। और हाँ, फ़ोन खेलते हुए वार्म ज़रूर हो रहा है। आजकल आपको पता है सर्दियाँ चल रही हैं, लेकिन स्टिल फ़ोन तकरीबन थोड़े से ही अगर आप 15-20 मिनट का सेशन लगाओ ना तो फ़ोन वार्म हो जाता है। और आगे गर्मियों में जब आप गेम खेलोगे गर्म वेदर के अंदर तो इसको कूलर लगा के खेलना पड़ेगा। विदाउट कूलर तो ये सर्वाइव नहीं करेगा फ़ोन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएंगे इसके ऊपर। तो गेमिंग वाली साइड से तो ये पप्पू पास हो जाता है। और गेमिंग के साथ जो बैटरी कॉम्बिनेशन है ना, इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है। लेकिन मैंने इसको गेमिंग के दौरान जो ऑब्जर्व किया ना, कि अगर आप गेम खेल रहे हो, आपको थोड़ी सी गेम खेलनी भी आती है, थोड़ी इंटेंस गेम खेल रहे हो, तो मेरे जिस तरह की मतलब मुझे खेलनी आती है नॉर्मल सी है, मैं कोई गेमर शेमर नहीं हूँ, लेकिन 1 घंटे के अंदर ये जो बैटरी है ना कोई 32-33% के आसपास ड्रेन कर रहा था। और अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे खेलता हूँ तो वहाँ पे भी जो ड्रेन है वो आधे घंटे में कोई 22% के आसपास ये ड्रेन जो है ना बैटरी का देखने को मिल रहा था। तो ये इसकी बैटरी की सूरत हाल है। मकसद ये है कि जो बैटरी है, अगर आप मॉडरेट यूज़ में देखते हो जिसमें लाइट सी गेमिंग या थोड़ा बहुत बाकी का जो यूज़ है, उसमें ये आपको कुछ 6-6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे जाएगा। अगर आप कंटिन्यूस गेमिंग का पूछते हो तो ये कोई 3-3.5 घंटे के आसपास जो ना गेमिंग में कंटिन्यूस जो गेमिंग होती है उसके ऊपर सर्वाइव करेगी इसकी बैटरी। और जो चार्जिंग है वो 27 वाट की है, और चार्ज होते हुए थोड़ा सा टाइम लगा लेता है। 1 घंटे में ये ऑलमोस्ट कोई 90% के आसपास चार्ज गेन कर लेता है। और ऊपर वाली जो चार्जिंग है वो थोड़ा स्लो होती है, तो ये 1 घंटा 35-40 मिनट या इससे थोड़ा सा कहीं पे ऊपर नीचे टाइम लेता है फुल चार्ज होने में। बाकी रह गया पीछे 1 इंच का इसका कैमरा सेंसर, और
और जो शार्प एक्वस के फ़ोन है ना, मेजोरिटी आपको पता है कि ये कोई कैमरा सेंट्रिक फ़ोन्स नहीं होते, क्योंकि ये जैपनीज़ फ़ोन है तो उसकी जो कैमरा एल्गोरिदम्स है या उसकी ट्यूनिंग है ना, वो उधर की स्किन के हिसाब से होती है। यहाँ पे मैंने इसको ट्राई करके देखा है, हाँ जो 1 इंच कैमरा सेंसर और लाइका की इसके साथ कोलैबोरेशन है तो फ़ोटोज़ डिसेंट क्लिक करवा देता है, और इवन वीडियो में भी 8K तक इसकी रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है। वो अलग से आपको मोड मिलता है मोर के अंदर जाके। वैसे कैमरा ऐप में जो वीडियो ऑप्शन है वहाँ पे 4K आप 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो फोटोज़ वगैरह डिसेंट क्लिक करवा देगा, लेकिन ओवरऑल कैमरा सेंट्रिक नहीं है और ना ही मैं इस फ़ोन को कैमरा के लिए रिकमेंड करता हूँ। अब जो डिस्प्ले है ना 6.6 इंच का है, ओलेड है, ये शार्प की अपनी टेक्नोलॉजी है इग्जू की। 240 हर्ट्ज़ को वो मार्केट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में पोर्ट है ना वो 120 हर्ट्ज़ है। 240 हर्ट्ज़ वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन से अचीव करते हैं। तो बहरहाल डिस्प्ले चलने में स्मूथ है, लेकिन जो मेजर इशू है वो है स्क्रीन बर्निंग का इशू। मतलब ये है कि जैसे ही फ़ोन को आप यूज़ करते हो, थोड़ा सा अगर हैवी यूज़ कर रहे हो, फ़ोन थोड़ा गर्म हो रहा है, डेटा कनेक्शन पे भी फ़ोन थोड़ा सा अगर वार्म हो रहा है, तो वो जो डिस्प्ले बर्निंग वाला इशू है ना वो आ जाता है। लेट्स सपोज अगर मैंने चार्जिंग पे लगाया, उस पर बर्न हो रहा है, तो साइड फ्रेम के ऊपर वो एक इसका वो लाइट सी बन जाती है शेड की, वो बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है इसके अंदर। उसके अलावा मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा था, लेट्स सपोज मैं टिकटॉक देख रहा था, तो मैंने वो 15-20 मिनट के लिए उसको कंज्यूम किया, उसके बाद जैसे ही मैंने उसको मिनिमाइज़ किया, वो जो उसकी जो चीज़ें फ्रेम के अंदर स्टैटिक होती है ना ऊपर वाली, वो सारी छप गई इसके ऊपर। अभी तो मौसम सर्द है, वो शेड आहिस्ता 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 फेड होता हुआ निकल जाता है, लेकिन आगे गर्मियों में जब वो शेड बन गया, उसके चांसेस नहीं है कि वो निकले, मतलब वो परमानेंट शेड बन जाना, वो छापा बढ़ जाना आपका। जो डिस्प्ले है ना फ़ोन का, वो एक सबसे मेन कंपोनेंट है। अगर वो मेन कंपोनेंट ही फॉल्टी है या उसके अंदर फॉल्ट आ जाएगा जाके, तो फिर आप ये 35-40 हज़ार पे भी जो लगाओगे ना, उसका फिर फ़ायदा नहीं है। और मैंने ये जो यूनिट है ना, ये मैंने सबसे एक्सीलेंट कंडीशन वाला मंगवाया रिव्यू के लिए, क्योंकि रिव्यू में जो चीज़ मैं मंगवाता हूँ वो होती है कि यार टॉप क्वालिटी की चीज़ हो, ताकि उसकी सारी अंदर की चीज़ें निकल के आए बाहर को। मेरे पास ना ये फ़ोन काफ़ी टाइम से पहले भी एक बार आया, तो मैं समझा शायद ये इस वेंडर के स्टॉक में कोई प्रॉब्लम होगा, तो मैंने उसको स्किप किया, मैंने उसको रिव्यू नहीं किया। बाद में मैंने मार्केट में चेक किया, फिर मैंने ये फ़ोन मंगाया, सब में ऑलमोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है डिस्प्ले बर्निंग का, जिसको सिंपल वर्ड में शेडेड डिस्प्ले भी कहते हैं। और ये जो 40,000 रुपये के नीचे या इसके आसपास आपको जो भी स्टॉक मिल रहा है ना, मेजोरिटी जो स्टॉक है ये डॉटेड वाला स्टॉक है। इसके अंदर आपको डिस्प्ले में डॉट्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप मेरे रिव्यू काफ़ी टाइम से फॉलो करते हो तो आपको पता है कि मैं डिफेक्टिव जो चीज़ है कभी भी इंडोर्स नहीं करता। हमेशा आपको यही कहता हूँ कि यार देखो, ये जो इंपोर्टेड फ़ोन्स हैं इनके केस में पार्ट्स अवेलेबिलिटी नहीं होती, और स्पेशली जब ये एक्वस के फ़ोन्स हों, जो वैसे है ना वन प्लस के, गूगल पिक्सल या दूसरे जो इंपोर्टेड फ़ोन चल रहे हैं, उनके पार्ट्स अवेलेबिलिटी मिल जाती है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड आ रहे होते हैं, इनके पार्ट्स नहीं मिलते। तो अगर आप बाय ही डिफेक्टिव पार्ट वाला फ़ोन करोगे और उसके बाद में डिस्प्ले को प्रॉब्लम बन गया, तो फिर आप क्या करोगे? क्योंकि देखें आजकल कुछ इस तरह के सिनेरियो पे चल रहे हैं कि ऑनलाइन आप जाते हो, टिकटॉक ओपन करते हो, यूट्यूब ओपन करते हो, हर दुकानदार, ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, वो वीडियोस बनाते हैं अपनी चीज़ बेचने के लिए, लेकिन वो इस तरह की अगर प्रोडक्ट दिखाते हैं, सस्ती प्राइस का ट्रैप आपको देते हैं, और जो ज़्यादा यूज़र है वो सस्ती प्राइस के चक्कर में फंस जाता है। हालांकि वो सस्ती प्राइस में क्या ऑफ़र कर रहे हैं वो ये चीज़ नहीं बताते। डिस्प्ले वो आपको डॉटेड दे रहे हैं, शेडेड दे रहे हैं, कंडीशन वाला दे रहे हैं। वो जो चीज़ आपको मिल जानी है ना, जब चीज़ आपके हाथ में आनी है, फिर आपको पता ना यार यह तो सस्ते के चक्कर में लुटिया गया। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि सस्ते के चक्कर में ट्रैप ना हुआ करो। चीज़ हमेशा अच्छी लो, चाहे सस्ती लो, अच्छी चीज़ लो, और हमेशा रिलायबल सोर्स से बाय किया करो ताकि आपको चूना ना लगे। मैंने आजकल एक बिहेवियर देखा है कस्टमर का, मार्केट में लाइन वाले जो फ़ोन आ रहे होते हैं, सस्ते में मिल रहे होते हैं, यूज़र वो भी ले रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है यूज़र तो बेचारा अच्छी परफॉर्मेंस चाहता है, वो तरसा हुआ यूज़र है। और फ़ोन तो ये है स्पेसिफिकेशन वाले ना जापानीज़ फ़ोन, हम तो यकीन करें लाशें यूज़ कर रहे हैं जिस तरह के जो फ़ोन्स दिए जाते हैं मार्केट में। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। जब भी आपने फ़ोन लेना, अगर ये फ़ोन डिस्प्ले वाली साइड से मुझे प्रॉब्लम ना मतलब नोटिस होता है इसके अंदर, तो डेफिनेटली मैं इस फ़ोन को रिकमेंड कर रहा होता, क्योंकि मैंने R6 में के टाइम पे भी रिव्यू किया था, आपको याद है, उसमें भी मैंने वर्डिक्ट में आपको कहा था कि अगर आपको क्लीन डिस्प्ले वाला मिले फिर आप उसकी तरफ जाना, अगर स्पॉटेड शेडेड इस तरह के मिले आपने नहीं लेना। तो इसके केस में भी मेरी आपको यही राय है कि पाकिस्तान में इस फ़ोन का जितना स्टॉक आया हुआ है, मेजोरिटी जो 95% स्टॉक है ना, वो डॉटेड शेडेड वाला स्टॉक है। तो इस तरह का स्टॉक मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। इवन दो परफॉर्मेंस ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें ठीक है, लेकिन फॉल्टी चीज़ और ऊपर से पार्ट्स अवेलेबिलिटी के जो सिचुएशन है, इसको देखते हुए ये फ़ोन यहाँ पे रिकमेंड नहीं करता मैं आपको। बाकी डिस्प्ले को अगर साइड पे कर देना, बाकी मुझे कोई भी ऐसा इशू नहीं नज़र आया। परफॉर्मेंस तगड़ी है, डबल सिम है, एक फिजिकल सिम है, एक ई सिम लगती है इसके अंदर,
एंड्रॉयड वर्जन इसका 14 पे है, वो आगे अपडेट नहीं होता। उसके अलावा डेटा कनेक्शन की स्पीड्स अच्छी आती हैं। नेटवर्क कहीं पे अगर थोड़ा सा वीक हो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कहीं पे हो जाता है, लेकिन चल जाती है, मुझे वहाँ पे कोई मेजर इशू नहीं आया, नोटिस हुआ। उसके अलावा जो माइक्रो SD कार्ड है इसकी सिम ट्रे निकाल के, तो सिम ट्रे वाली जो नीचे स्लॉट है ना उसके अंदर लगता है, वो अलग से सिम ट्रे वाली जो जैकेट है ना उसके अंदर नहीं फिक्स होता, अंदर लगता है उसके। और दूसरा जो VoLTE का लोग काफ़ी पूछते हैं, VoLTE की जो सपोर्ट है वो भी अवेलेबल है इस फ़ोन में। इवन इसका जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है उसकी बड़ी लाइटनिंग फास्ट किस्म की स्पीड है। इनरोल करते हुए बस आपको उस पर अंगूठा रखना है अपना, या जो भी आपने फिंगर इनरोल करनी है वो रखनी है, वो 1 सेकंड में उसने कैप्चर कर लेनी है, उसके बाद मतलब दस्ती उसने ऑन कर देनी है। तो इस तरह का चीज़ें हैं, फीचर्स हैं, टेक्नोलॉजी है। लेकिन पाकिस्तान में जिस क्वालिटी की ये टेक्नोलॉजी आ रही है ना, उस क्वालिटी में बड़ा कंप्रोमाइज़ है वो डिस्प्ले वाला जो मैंने हाईलाइट किया आपको। तो ओवरऑल पावरफुल फ़ोन है, सस्ते में जो मिल रहा है, क्यों मिल रहा है वो भी आपको बता दिया, और जो मेजर कंपोनेंट है डिस्प्ले वाला उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और क्या आगे आ सकती है सब बता दिया। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।